हाई स्कूल के यूनिट फर्स्ट की लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम लोग जो है कि इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय के बारे में पढ़ेंगे। इसका अनुप्रयोग क्या है उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय होती क्या है उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं, आप लोगों ने छोटे क्लास में पढ़ा होगा कि हम लोग भाग कैसे करते थे। जैसे मान लीजिए 5 से हम अगर जो 32 में भाग कर रहे हैं, तो हम जब इसमें भाग करेंगे तो यहाँ 6 बार में आपका चला जाएगा भाग, और 6 यहाँ लिखेंगे, यहाँ 30 लिखेंगे, फिर इसको इसमें से माइनस कर देते हैं, ये आपका 2 शेषफल हो जाता है। ये आपका है भाजक। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, ये आपका होता है भाज्य, ये है आपका भागफल, और ये है आपका शेषफल। जब हम भाज्य को, है ना, भाज्य को अगर जो हम यहाँ से, ये भी हम लोगों ने पढ़ा है कि भाज्य बराबर भाज्य क्या, भाजक और भागफल, या भागफल और भाजक का गुणनफल प्लस शेषफल। भाज्य जो है वह भागफल भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, ये हम लोग जानते हैं। चूंकि ये तो हम लोग जानते हैं, अभी उस समय तो हम लोग ये नहीं जानते थे कि यही जो है वह आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है। हम इसी को ही यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कैसे कहेंगे, देखिए यही है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहती है उसके अनुसार, तो प्रमेयिका के अनुसार ये कह रहा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कह रही है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड्स डिविजन लेमा। ठीक है, ये लेमा क्या कह रही है, करे कि किन्हीं 2 धनात्मक पूर्णांकों, ठीक है, ये भी धनात्मक पूर्णांक है, ये भी धनात्मक पूर्णांक है, किन्हीं 2 धनात्मक पूर्णांकों के लिए 2 पूर्ण संख्याएं, 2 पूर्ण संख्याएं के 2 धनात्मक पूर्णांक है, ये आपका भाजक, इसको मान लिए b और ये a, है ना। इसके लिए 2 पूर्ण संख्याएं, ये q भागफल और r शेषफल इस प्रकार विद्यमान होगा कि a मतलब भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, इसी को हम लोग बोलेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, इसी को कहते हैं। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है, तो लिखेंगे किन्हीं 2 धनात्मक पूर्णांकों, किन्हीं 2 धनात्मक पूर्णांकों a और b। यहाँ a और b जो है वह धनात्मक पूर्णांक है। किन्हीं 2 धनात्मक पूर्णांकों a और b के लिए 2
पूर्ण संख्याएं Q और R, दो पूर्ण संख्याएं Q और R इस प्रकार विद्यमान होगी कि क्या A, अगर जो हम इसको B बोलें और इसको हम A बोलें, ये Q है और ये R है, तो हम इसे लिख सकते हैं A इज इक्वल टू BQ प्लस R। अब ये R जो है वह हमेशा इस B से छोटा होना चाहिए। अगर जो यह B के इक्वल होगा तो एक बार ये भाग यहाँ पर चला जाएगा, तो हमेशा R का मान 0 से बड़ा, 0 के बराबर या B से छोटा होना चाहिए। मतलब R 0 से बड़ा या 0 के बराबर, जहाँ R कैसा होना चाहिए, R जो है वो तो 0 के से बड़ा या उसके बराबर होगा और B से हमेशा छोटा होगा। यहाँ देखिए ग्रेटर आर इक्वल टू का यहाँ पर चिन्ह है और यहाँ पर हमेशा लेस देन B होगा। ठीक है, R हमेशा 0 के बराबर या उससे बड़ा होगा लेकिन B से छोटा होगा। ठीक है, तो हम इसी को बोलते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय। यही है। ठीक है, समझ में आया? वीडियो पॉज करिए और इसको लिख लीजिए। लिख लीजिए। आइए अब हम इस प्रमेयिका के अनुप्रयोग के बारे में कुछ जानकारी ले लें, है ना। तो इस यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का अनुप्रयोग हम किसी भी पूर्णांकों को किस रूप में व्यक्त किया जा सकता है, अर्थात हम किसी भी पूर्णांक को इस रूप में व्यक्त कर सकते हैं कि नहीं, इसकी जानकारी, है ना, और उसको सिद्ध कर सकते हैं कि हाँ इस जो है कि पूर्णांक को इस रूप में हम लिख सकते हैं, इस रूप में लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता है। ठीक है, तो आइए हम एक जो है कि इस पर एक उदाहरण लेकर के समझते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है आपका एग्जाम्पल ले लें कि कोई एग्जाम्पल ले लें, क्या प्रत्येक आइए करें, क्या प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक को 4Q + 2 के रूप में लिखा जा सकता है जहां Q एक पूर्णांक है ना। अब इसको सत्यापित करना है आपको। तो हमने तो अभी यहाँ पर देखा किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों A और B के लिए दो पूर्ण संख्याएं Q और R इस प्रकार विद्यमान है ऐसे। ठीक है, तो हम इस प्रमेयिका का यहाँ पर प्रयोग करेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ से, है ना, इसके सॉल्यूशन में जब इसको सॉल्व करेंगे, यूक्लिड प्रमेयिका से या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड प्रमेयिका से
ठीक है। यूक्लिड प्रमेय से हम क्या अभी ये जो ऊपर की बात जानकारी रखी है उसको ही ध्यान में रख करके हम हल करेंगे, ठीक है। आइए देखिए, यहाँ पर हम प्रमेयिका के हिसाब से हम इसे लिख सकते हैं A = BQ + R, ठीक है। ए कोई है ना धनात्मक पूर्णांक है, जो कह रहे हैं प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक को इस रूप में लिखा जा सकता है। तो ए एक जो है धनात्मक पूर्णांक है, उसको BQ + R इस रूप में। तो हम कंपेयर करें तो देखें तो B की जगह पर क्या है 4 है, ठीक है, और R की जगह पर 2 है। तो हम यहाँ से यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ क्या है, यहाँ ए एक धन पूर्णांक है, एक धनात्मक पूर्णांक है। और जब इसका कंपेयर इसके साथ में करेंगे तो है ना, तो B की जगह पर क्या है 4 और B कितने के बराबर है 4, B क्या है 4 है, Q खैर Q ही है। और R क्या है, R आपका जो है वह हम R के बारे में क्या जानकारी रखे हैं, R जो है 0 से बड़ा लेकिन B से हमेशा छोटा होना चाहिए। तो R जो है R जब हम यहाँ पर अगर जो A के बराबर यहाँ पर दिखाएं तो A = 4Q + 2 के लिए R जो है वह क्या होना चाहिए, वह R जो है वह ग्रेटर और इक्वल 0 के और लेस देन 4 होना चाहिए। हमेशा जो है वह 4 से छोटा होना चाहिए और 0 के बराबर या 0 से बड़ा होना चाहिए। तो हम यहाँ से देखते हैं कि R का वैल्यू कितना संभव है, R अर्थात R बराबर R की वैल्यू एक तो 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, इतने वैल्यू जो है इसके पॉसिबल है। R जो है इतने वैल्यू इसके पॉसिबल है, R ये R का मान ये हो सकता है। अगर जो 4 होगा तो फिर कट जाएगा, यहाँ पर जो है Q का मान एक बढ़ जाएगा, मतलब Q में जाएगा। अब हम यहाँ से देखते हैं कि जब R 0, 1, 2 और 3 के बराबर है तो हम A को इस रूप में लिख सकते हैं। R की जगह पर 0 रखेंगे मान, तो A बराबर एक तो रूप हो जाएगा 4Q + 0, या +0 करें या फिर 4Q रख दें। 4Q + 0 ये क्या इंगित कर रहा है, 4Q को केवल। एक तो ये हो गया। दूसरा A बराबर ये एक हो गया। फिर दूसरा क्या लिख सकते हैं, 4Q + 1 ये एक हो गया। फिर हम लिख सकते हैं A को 4Q + 2, फिर A को क्या लिख सकते हैं 4Q + 3, ठीक है। तो ये फिर ये और ये हम लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान रखिए, कहा है कि क्या प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक की बात कर रहा है, 4Q + 2 के रूप में लिख सकते हैं। आपको क्या लग रहा है, प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक को हम 4Q + 2 के रूप में लिख सकते हैं? मान लीजिए Q का वैल्यू कुछ भी हो,
कुछ भी आप रखेंगे, अगर जो Q का वैल्यू कुछ भी आप रखेंगे तो आपको हमेशा जो है यह सम संख्या ही मिलेगी, सम धनात्मक पूर्णांक ही मिलेंगे, विषम नहीं मिलेंगे। तो विषम भी धनात्मक पूर्णांक होंगे, विषम भी तो हो सकता है, बिल्कुल होगा, लेकिन यह जो है केवल सम धनात्मक पूर्णांक को ही इंगित कर रहा है ये वाला। तो हम अगर जो यहाँ पर ये कहा है कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक को कर सकता है, इस रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं या इस रूप में लिख सकते हैं, तो हम लोग कहेंगे कि नहीं, ठीक है, प्रत्येक को नहीं लिखा जा सकता है, ठीक है। तो हमारा उत्तर क्या होगा, नहीं, नहीं, इस रूप में नहीं लिखा जा सकता है। हाँ, अगर जो यहाँ पर कहता कि धनात्मक सम पूर्णांक को लिखा जा सकता है तो हाँ, ठीक है, प्रत्येक ना कहे तो और उचित रहेगा। लेकिन यहाँ पर क्या कहा है, क्या प्रत्येक धनात्मक पूर्णांकों को इस रूप में लिखा जा सकता है, तो कहेंगे कि नहीं लिखा जा सकता है, ठीक है। क्यों, तो ये दिखा दिया जाए। तो यही जो है यूक्लिड प्रमेयिका का अनुप्रयोग है, यही फायदा है। इसके अनुप्रयोग में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम भी आता है, जिसकी सहायता से हम लोग, ये प्रमेयिका की ही सहायता से हम लोग जो है कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्त ज्ञात करते हैं। जैसा कि आप लोगों ने पिछली कक्षाओं में भी कई बार पढ़ा हो, भाग विधि से मसप निकालना है, महत्तम समापवर्त ज्ञात करना। तो भाग विधि से यही हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का ही प्रयोग करते हैं, ये प्रमेयिका का ही प्रयोग करके हम लोग महत्तम समापवर्त ज्ञात किया करते थे, जो कि अब हम लोग सीखेंगे कैसे, ठीक है। ठीक है, तो आइए अब हम लोग थोड़ा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में भी जानकारी ले लेते हैं कि उसके माध्यम से, इस प्रमेयिका के माध्यम से कैसे 2 या 2 से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्त कैसे ज्ञात किया जाता है। इस पर आधारित और क्वेश्चन को हम लोग सीखेंगे। उसके लिए हम फिर से दूसरा वीडियो बनाएंगे, इसमें मेथड, उसके तरीके एक एक सीख करके चलते हैं, फिर से अलग से क्वेश्चन कराया जाएगा आप लोगों को, ठीक है। तो देखिए, जैसा कि हम लोग पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हम लोग पढ़े हैं, लेकिन जानते नहीं थे कि वही चीज़ है। तो ये होता क्या है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यह जो होता है वह 2 या 2 से अधिक धनात्मक पूर्णांकों का महत्तम समापवर्त ज्ञात करने की एक विधि है। आपसे कोई पूछे कि यह क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, आपसे कोई पूछे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ये है क्या, तो आप क्या बताएंगे कि यह एक महत्तम समापवर्त ज्ञात करने की विधि है। क्या है, महत्तम समापवर्त, मस ज्ञात करने की विधि, ठीक है। यह क्या है, मसा ज्ञात करने की एक विधि है। अब इस विधि के अनुसार हम लोग कैसे महत्तम समापवर्त ज्ञात करते हैं, उसके बारे में हम थोड़ा जानकारी ले लें, ठीक है। तो ये कह रहा है 2 या 2 से, जैसा कि अभी कई बार मैं बोला, 2 या 2 से अधिक धनात्मक पूर्णांकों का मसा ज्ञात करने की एक विधि है। तो मान करके चले, हम 2 लेकर के चल रहे हैं, 2 धनात्मक पूर्णांक, माना 2 धनात्मक पूर्णांक, 2
धनात्मक पूर्णांक ए और बी है। ए और बी है। ए और बी कैसा है? वह इस प्रकार है कि ए ग्रेटर देन बी। ए क्या है? बी से बड़ा है। वह इस प्रकार है ना, जहाँ, या इस प्रकार है जहाँ, कर लीजिए, जहाँ ए ग्रेटर देन बी। तब आप लोग जानते हो मशक याद करना। भाग विधि से क्या? छोटे अंक वाले से बड़े अंक वाले, है ना, भाग किया जाता था। जितनी बार भाग जाएगा फिर शेषफल, फिर शेषफल से, फिर जिससे भाग किया करते थे, मतलब बी, अब उसमें फिर से भाग ले। वही प्रोसेस यहाँ पर भी करना है। वही सब चीज़ें हैं। क्या करेंगे? पहला काम क्या करते हैं कि छोटे से बड़े वाले में भाग करेंगे। तो हम यहाँ पर प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप में आप कह सकते हैं, या पहली बार में प्रमेयिका से, यूक्लिड प्रमेयिका से, यूक्लिड प्रमेयिका से क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो है a इज इक्वल टू, अगर जो b से a में भाग कर रहे हैं, ठीक है, तो भागफल q आ रहा है और शेषफल r आ रहा है। वह r कैसा आ रहा है? r ग्रेटर आर इक्वल 0 लेस देन b हमेशा हो। ठीक है, जब ऐसा, जब r इज इक्वल टू 0 हो जाए, जब आप भाग कर रहे हैं इसमें r 0 के इक्वल हो जाए, तब हम कहते हैं, जब r इज इक्वल टू 0 तब b क्या है? b, ये पूर्णांक b, a और b का b, तब b पूर्णांक a और b का मसा है। लेकिन परंतु r डज नॉट इज इक्वल टू 0, देन तब हम क्या करते हैं? फिर से वही प्रोसेस, वही फिर से प्रक्रिया करेंगे। फिर उसमें क्या करेंगे? अब 0 के बराबर नहीं आ रहा है, r कुछ चीज़ और आ गया, तब हम क्या करेंगे कि यदि वह r जो है 0 के बराबर नहीं आता है, तो b और r के लिए, जब r डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, तब b और r के लिए प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। तब प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे तो वहाँ b और r के लिए करेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि r हमेशा b से क्या होगा? छोटा होगा। 0 के बराबर नहीं होगा तो b से छोटा होगा। तो यहाँ से हम प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। तो b इज इक्वल टू आर क्यू, सॉरी, मतलब यहाँ पर r का जो वैल्यू होगा वो, तो हम इसको r मान रहे हैं। और इसके बाद अगर जो कोई रिमाइंडर आ जा रहा है, अगर जो 0 आ जाए तब तो ठीक है, या r उसका मसा हो जाएगा। लेकिन नहीं आएगा, फिर से शेषफल आ जाएगा। अगर जो मान लीजिए वो शेषफल r1 आ गया, तो फिर r1 और r में फिर से प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। अगर जो यह 0 के बराबर हो जाएगा, तो फिर यह r जो है a और b का मसा हो जाएगा। ठीक है, आइए, हम समझ रहे हैं थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, लेकिन अभी एक उदाहरण देखेंगे, सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए एक छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं। एग्जाम्पल में ले लेते हैं, है ना, कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन
एल्गोरिथम से, है ना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से कोई भी दो संख्या ले लें पूर्णांक, जैसे छोटा सा ही ले लिया जाए, एक ले लीजिए 40 और 25 ही ले लीजिए। 40 और 25 का मसा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम लोग अब ये विभाजन एल्गोरिथम से इसका मसा ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे? मसा ज्ञात करना है हमें। तो जो पीछे अभी हम लोग पढ़े सीखे, तो यहाँ से हम देख रहे हैं 40 और 25। इसमें 40 क्या है? बड़ा है 25 से, तो 40 जो है a बराबर, यहाँ से समझने के लिए लिख लीजिए a बराबर 40। पीछे का कंपेयर करते हुए चलेंगे। b बराबर 25, पीछे था ना a और b 2 है। a कैसा था? a इज ग्रेटर देन b। यहाँ पर भी क्या है? a इज ग्रेटर देन b। 40 हमेशा 25 से बड़ा है, तो उसमें क्या था? a को हम ऐसे लिखे थे BQ प्लस R के रूप में। अब इसमें भी 40 को इस रूप में लिखेंगे। a क्या है? 40 यहाँ रखेंगे, फिर 40 को इस रूप में लिखेंगे। तो ऐसे लिखने के लिए आप क्या समझे, रफ वर्क में इधर एक काम कर लीजिएगा, 40 में 25 से भाग कर दीजिएगा। कितने बार जाएगा? एक बार। यहाँ कितना? 5। यहाँ कितना आ जाएगा? बोलिए, यहाँ कितना? 1। अब जाएगा? नहीं, भाग जाएगा। तो हम 40 को क्या लिख सकते हैं? 40 इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लिख देंगे b की जगह पर क्या? 25, 25, q की जगह पर 1 इंटू 1 प्लस r की जगह पर 15। अब देखिए यहाँ पर r जो हमेशा हम लोग लिखते थे ना, r लेस आर इक्वल, सॉरी ग्रेटर आर इक्वल और लेस देन b। देखिए यहाँ b जो है 25, b 25 के बराबर है और r जो है हमेशा 25 से छोटा है। अगर ये 0 के बराबर हो जाता तो यही हमारा क्या हो जाता? मसा हो जाता। लेकिन 0 के बराबर है नहीं, तो फिर अब क्या करेंगे? 0 के बराबर नहीं है तो हमने कहा था कि अगर जो यह 0 के बराबर नहीं आए पहली स्टेप में, मतलब एक प्रक्रिया में, तो फिर से दूसरी प्रक्रिया करेंगे। किसके बीच? b और r के बीच। यह r और यह b हो गया, तो b और r के बीच में हम फिर से वो प्रक्रिया करेंगे, यही प्रमेय लगाएंगे। तो फिर से b मतलब 25 तथा या और 15 के मध्य 25 और 15 पर प्रमेयिका, ऐसे यूक्लिड प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। ठीक है, प्रमेयिका का फिर से प्रयोग करेंगे इस पर। तो प्रमेयिका का प्रयोग करने के लिए हम क्या करेंगे? 25 इज इक्वल टू, फिर यहाँ पर अब ये तो 25 हो गया ना, फिर यहाँ 15, अब फिर इसमें कितने से गुणा करें? नहीं समझ में आ रहा तो क्या करेंगे? 25 में फिर 15 से भाग कर लेंगे कहीं बगल में। कितने बार जाएगा? 2 बार जाएगा तो 30 हो जाएगा। लेकिन 25 ही है तो एक बार लेकर जाएंगे। यहाँ कितना? 0, यहाँ 1, भाग तो आता होगा, ऐसा कोई बात है नहीं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम फिर से 25 को क्या लिख सकते हैं? 15 गुणे 1 प्लस 10। अब लीजिए, फिर से यह 0 के बराबर नहीं आया, तो फिर से हम क्या करेंगे? प्रमेय का फिर से प्रयोग करेंगे। अब किसके बीच? 15 और 10 के बीच में। फिर यहाँ लिखेंगे 15 और
10 पर यूक्लिड प्रमेय का प्रयोग करने पर ऐसे लिखेंगे। फिर यहाँ अब यह 15 बराबर हो जाएगा 10 गुणे कितने बार जाएगा, एक बार, प्लस 5। फिर से 0 के बराबर नहीं हुआ तो फिर अब क्या करेंगे, 10 और 5 के ऊपर हम यूक्लिड प्रमेय का प्रयोग करेंगे। लिखेंगे फिर 10 और ऐसे पुनः यहाँ कर देंगे, यहाँ भी पुनः लिख सकते हैं। 10 और 5 पर यूक्लिड प्रमेय का प्रयोग करने पर। अब इसके ऊपर प्रयोग करेंगे प्रमेय का। अब प्रमेय तो आप जानते हैं यही है, ठीक है। तो यहाँ अब ये बड़ा वाला 10 यहाँ, 5 यहाँ, गुणे 2 प्लस 0। अब ये कहाँ से आया, तो ये तो आप जानते ही हैं ना। अरे कहीं इधर भाग कर लीजिए, 10 में 5 से भाग करेंगे, 5 2 का 10, खत्म, 0, रिमाइंडर 0 आ गया, शेषफल 0। मतलब शेषफल 0 आ गया, मतलब हमारा जो ये वाला है यही हमारा क्या है, यही हमारा, बोलिए जी, यही हमारा महत्तम समापवर्त है, ठीक है। तो ये 0 के बराबर है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे चूंकि r = 0, ठीक है। अतः 5 क्या होगा, 40 और 25 का मसा, अतः 5 40, अतः 5 पूर्णांक 40 और 25 का मसा होगा, ठीक है। ठीक इसी तरीके से करना है आपको। समझ में आया? ये वीडियो कैसा लगा? अगर जो अच्छा लगा तो अपने मित्रों के यहाँ इसको शेयर करिए। चैनल पर अगर जो आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।